यार इसे बोलते क्या है पहले ये बताइए यार, मतलब है हाँ क्या ये? बता रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म भी हो कोई आइजैक इसकी न्यूटन बोलो। याद है? सो अभी थोड़ी देर। भाई अब वो बनाने दो माहौल। So hello everyone. So basically, in this session, we'll be talking about IAC. So it stands for Infrastructure as Code. So the technology that we are going to use for like infrastructure provisioning is Terraform. मैं हिंदी में ही बोल लेता हूँ ना, ज़्यादा सही रहेगा. So basically, infrastructure as a code means like we don't need to configure the environment by like manually. So अभी क्या होता है, if like we have a large infrastructure और हम उसको manually create करते हैं, तो it is very much error prone. उसमें एरर आने के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं. एंड इफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो उसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा है. कि अगर वी नीड टू लाइक क्रिएट 10 प्लस और 20 रिसोर्सेज, तो उसमें रिसोर्सेज क्रिएट करना एंड देन रिसोर्सेज को आपस में कम्युनिकेट करवाना, एक दूसरे की आईपीज व्हाइट लिस्ट करना, प्रॉपर परमिशंस देना, तो इट इज लाइक वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग और एरर प्रोन है. कि समटाइम्स कई आईपीज मिस हो जाती हैं, समटाइम्स परमिशंस अलग गलत परमिशंस मिल जाते हैं किसी पर्टिकुलर यूजर को. सो इस टाइप की एरर्स बहुत ज्यादा आती हैं. तो इसलिए बेसिकली जो हम लोग आगे मूव कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड पे मूव कर रहे हैं, जहां पे वी विल बी डिफाइनिंग a configuration, and जो configuration when a particular tool उस configuration को पार्स करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा. तो सिंस वो हमारा टूल क्रिएट कर रहा है, तो एरर के चांसेस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है कि कोई भी एरर आए. एंड ऑब्वियसली बात है, अगर टूल कर रहा है इंसान के कंपैरिजन में, तो दैट विल बी लाइक वेरी फास्ट. सो लाइक स्टार्ट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली अगर हम लोग डेफिनेशन से जाएं, सो इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो हमारा एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज होता है. सो लाइक इट मे बी मेनी हार्डवेयर जिसमें लिनक्स चल रही है, एंड देन वी हैव इंस्टॉल्ड एन एप्लीकेशन सर्वर, एंड देन वो एप्लीकेशन सर्वर हमारी एप्लीकेशन को सर्व कर रहा है. सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक एन कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज्ड है, अ पर्टिकुलर वे में कॉन्फ़िगर्ड है हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. सो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारी कंप्यूटिंग पावर भी आ जाती है, नेटवर्किंग भी आ जाती है. कि कंप्यूटिंग पावर मतलब जो हमारे बेसिकली परफॉर्मिंग रिसोर्सेज है, जैसे कि अगर हम लोग AWS की बात करें जो हमारे EC2 इंस्टेंसेस हैं, और अगर नॉर्मल बात करें तो जो हमारे लिनक्स सर्वर्स हैं. अदरवाइज इसमें नेटवर्किंग भी आ जाती है, जो हमारे VPCs हैं, हम नेटवर्किंग कैसे कर रहे हैं, हमारे CIDR रेंजेस क्या है, हमारे सबनेट्स क्या है. तो ये सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. उसके पार्ट स्टोरेज हो गया हमारी, कि हमारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है. तो जब हम ये सब सारी चीजों को कंबाइन कर दे रहे हैं, तो बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जा रहा है. सो अभी हम देखें कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कोड की जरूरत ही क्यों पड़ी. सो बेसिकली अगर मैं एक नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाऊं, तो ये एक बेसिकली एक अभी करंटली CVT की एक एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है जो बहुत ही ज्यादा स्केल डाउन कर रखा है. मतलब दिस इज लाइक 20% ऑफ द मेन आर्किटेक्चर. तो अगर हम इसमें देखेंगे तो एक VPC है हमारे पास. VPC बेसिकली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये AWS के पर्सपेक्टिव में लिया गया है, बिकॉज इट इज डिप्लॉयड ओवर AWS. सो इसमें एक VPC है, हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. And then we have a multi-agent Kubernetes cluster. Multi-agent means a multiple availability zone के ऊपर span करा हुआ एक Kubernetes cluster है. अब ये Kubernetes cluster भी itself contains like 8 to 10 machines, जिसके अंदर कुछ master nodes हैं, कुछ spot instances हैं, कुछ normal worker nodes हैं. तो ये एक multi-agent Kubernetes cluster है. And then we have a RDS instance. Now RDS instance भी हमारा master slave architecture के अंदर work कर सकता है. तो RDS के अंदर भी like one master node and 2 slave nodes can be there. तो यहाँ पे भी 3 हमारे पास basically Linux servers और EC2 machines हैं. And then we have a MongoDB cluster. Now MongoDB cluster है, that means कि we have a primary instance and then we have a replica sets, and then हमारे पास एक arbiter instance है, because like if tie happens, so हमारा arbiter instance उस tie को break करेगा master select करने में. So that is totally a different concept. अब ये जो जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये प्राइवेट सबनेट के अंदर है. सिमिलरली हमारे पास एक पब्लिक सबनेट भी है, कि अगर हम कम्युनिकेशन इंटरनेट से बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो नाउ जब भी हमारे पास एक पब्लिक सबनेट होगा, तो बेसिकली वो एक नेट गेटवे से कनेक्ट होगा, बिकॉज आईपी ट्रांसलेशन के लिए. एंड देन व्हेन हमारे पास एक नेट गेटवे होगा, तो नेट गेटवे की आईपी भी हमें इलास्टिक आईपी रखनी पड़ेगी, सो दैट लाइक इट वोंट चेंज. अगर हम लोग नेट गेटवे की आईपी कहीं व्हाइटलिस्ट कर रहे हैं, तो हमें एक इलास्टिक आईपी रखनी पड़ेगी जो थ्रू आउट द इंफ्रास्ट्रक्चर के लाइफ स्पैन कॉन्स्टेंट रह सके. अब हमारा लैम्डा कनेक्टेड है पब्लिक सबनेट से, एंड देन वी हैव लाइक 2 एंट्री पॉइंट टू द सिस्टम. सो एक एंट्री पॉइंट हो गया हमारा अमेजॉन का लोड बैलेंसर, जो बेसिकली हमारी API हिट्स हो गया या UI हो गया, उसको हैंडल कर रहा है. एंड देन वी हैव नाइफाई, एनजिनिक्स, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बेसिकली एक सेकेंडरी एंड पॉइंट टू द सिस्टम जहां से हम लोग डेटा रिसीव कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक वेब सर्वर भी हो सकता है, कोई लाइक प्रोसेसिंग नाइफाई जैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. सो बेसिकली ये तो हमारे एंट्री पॉइंट सिस्टम है. अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हमें मैनुअली क्रिएट करना होगा, तो दैट इज गोइंग टू टेक लाइक आराम से 7 से 8 घंटा ये इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में लग जाएगा. अब ये सब हम लोग इंडिविजुअल इंस्टेंसेस बनाएंगे. देन
इंस्टेंसेस की आपस में व्हाइट लिस्टिंग होगी कि हमारा जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर है वो हमारे आरडीएस से कैसे कनेक्ट करेगा, तो आरडीएस के सिक्योरिटी ग्रुप में हमें वो आईपीस व्हाइट लिस्ट करनी पड़ेंगी। देन हमारा जो क्लस्टर है वो मोंगोडीबी से कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग मैनुअली करने बैठेंगे तो 7 से 8 घंटे का टाइम आराम से लग जाएगा। एंड इसमें एरर आने के भी चांसेस बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज समटाइम्स क्या हुआ कि हमने मोंगोडीबी पे हम एक आईपी व्हाइट लिस्ट करना भूल गए, तो हमारा क्लस्टर मोंगोडीबी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है। तो उस वजह से वी नीड टू फिगर आउट कि क्या इशू है कि हमारा क्लस्टर नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशंस ग्रो कर रही हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहे हैं, तो हमारी एक नीड बढ़ रही है एक ऑटोमेशन की, कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो मैनुअली ना बना के किसी एक ऑटोमेटेड तरीके से बनाएं। तो इसी कंसेप्ट को कहते हैं बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन कोड, जहां पे वी विल राइट अ कोड एंड वो कोड जब एक कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन, कोई पर्टिकुलर टूल उस कोड को रीड करेगा, पास करेगा, तो दैट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट एन एनवायरनमेंट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन में हम लोग समझिए कि वाई वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन। सो अभी अगर हम लोग देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो बेसिकली इंडस्ट्री में 2 तरीके हैं जो मेजरली यूज होते हैं, और वी कैन से थियोरेटिकली सिर्फ 2 कंसेप्ट है हमारे पास जिसके थ्रू हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट है इज लाइक एन इंपेरेटिव अप्रोच। इंपेरेटिव अप्रोच क्या होता है, बेसिकली वी नीड टू डिफाइन एवरी स्टेप वन बाय वन। लाइक हमें अगर मान लो एक EC2 मशीन बनानी है, तो हम लोग एक कमांड डिफाइन करेंगे, ओके दिस कमांड विल क्रिएट एन EC2 मशीन। देन हमको उस मशीन में एक आईपी व्हाइटलिस्ट करनी है, देन वी विल राइट अ सेकंड कमांड, दिस कमांड विल व्हाइटलिस्ट द आईपी। अगर हमको EC2 मशीन में कुछ इंस्टॉल करना है, तो हम एक कमांड लिखेंगे, ओके दिस कमांड विल इंस्टॉल अ पर्टिकुलर Nginx सर्वर इन द EC2 मशीन। सो imperative approach is like we need to define each and every step that is needed to achieve a particular infrastructure state. So अगर हमारा फाइनल स्टेट है कि हमारे पास 10 EC2 मशीन होगी, जिसमें 5 पे वेब सर्वर चल रहे होंगे, 5 पे एप्लीकेशन सर्वर चल रहे होंगे, तो हमें वो 10 स्टेप यहाँ पे वन बाय वन डिफाइन करने पड़ेंगे जो सीरियली एग्जीक्यूट होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गोल अचीव करेंगे। नाउ सिंस दिस इज लाइक एन टोटली मैनुअल प्रोसेस, वी नीड टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप एंड देन एग्जीक्यूट। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एरर प्रोन है कि अगर सपोज हमारी एक कमांड चली नहीं, या एक कमांड ने एरर दे दी, तो हमको नहीं पता कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या करें, बिकॉज हमारी एक कमांड ने एरर दे दी, तो वी डोंट नो कि इसका कैस्केडिंग फेलियर्स कितने होंगे, इसकी वजह से आगे आने वाले कितने स्टेप पे इफेक्ट पड़ेगा, ये पीछे गए जो कितने इफेक्ट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड चीज, ये स्केलेबल नहीं है, बिकॉज इसमें हम लोगों को लाइक कमांड्स चाहिए, मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए, तो इट इज नॉट स्केलेबल। एक पर्टिकुलर बंदा सीरियली कमांड एग्जीक्यूट कर दिया और हमने एक कमांड लिख दी, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन वो स्केलेबल नहीं है। अब लाइक द लास्ट मेन पॉइंट इज लाइक हमको हर चीज के लिए एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। अब वो स्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट होगी तो पर्टिकुलर काम करेगी। तो ये है इंपेरेटिव अप्रोच जो अभी तक हमारी इंडस्ट्री में फॉलो होता है। सेकंड इज लाइक डिक्लेरेटिव अप्रोच। डिक्लेरेटिव अप्रोच में क्या होता है, हम लोगों को वी ओनली नीड टू डिफाइन द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट मींस लाइक हमको 10 EC2 मशीन चाहिए जिसमें 5 पे एप्लीकेशन सर्वर चल रहे हो एंड 5 पे वेब सर्वर चल रहे हो। तो बेसिकली हमने एक बार स्टेप डिफाइन कर दी, अब हमने उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एग्जीक्यूट कर दिया। अब हमको नहीं बताना है कि वो उस मशीन को कैसे क्रिएट करेगा, वो उस मशीन को कैसे कॉन्फ़िगर करेगा, वो उन मशीन में क्या क्या चीजें इंस्टॉल करेगा, क्या क्या व्हाइटलिस्ट करेगा, ये चीज हमको नहीं डिफाइन करनी है। ये जो डिफाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे टूल की है, जो हम लोग टूल यूज कर रहे हैं डिक्लेरेटिव अप्रोच में। सो बेसिकली इंपेरेटिव में हर चीज की डिपेंडेंसी, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब हमको हैंडल करनी है। डिक्लेरेटिव अप्रोच में क्या है, हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना के दे दी उस टूल को, एंड वो टूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनल स्टेट कैसे अचीव करता है। अगर उसे कुछ एरर आती है तो वो कैसे फॉल बैक करता है एंड उस एरर को कैसे रिजॉल्व करता है। सारी डिपेंडेंसी, जितनी भी काम करने की रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी हमारे टूल की डिपेंडेंसी होगी। तो इसमें क्या, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय द टूल, एंड हमको ओनली कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। So now infrastructure as code. So basically जब अभी हम लोगों ने देखा कि मतलब what is infrastructure as code. So it's basically it's a process of creating and managing infrastructure through machine readable definition file. तो basically हमको डेफिनेशन फाइल्स बनानी है, और वो फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसे क्रिएट होगा, कैसे अचीव होगा। You will write configuration file, and when these files are passed by target tools, it create the desired infrastructure normally. सो बेसिकली अब हमारे पास बेनिफिट्स क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन कोड के। तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास सिंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोड की फॉर्म में, वी हैव अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसको हम एज एन कोड किसी को भी शेयर कर सकते हैं, वो उस सेम एप्लीकेशन की कॉपी बना सकता है। बेसिकली हमारे पास एक ब्लूप्रिंट आ गया, वो ब्लूप्रिंट हम किसी को भी दे देंगे, वो उस ब्लूप्रिंट वाली कॉन्फ़िगरेशन को अपने टूल में रन करेगा, एंड उसके पास भी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। सेकंड चीज है हमारे पास कोड वर्जनिंग हो गई, बिकॉज अगर हम लोग मैनुअली इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहे हैं, तो हमको नहीं पता कि किस इंस्टेंस पे हमारे पास 4 सर्वर्स चल रहे थे, किस इंस्टेंस पे हमने एक
नया आईडीएस इंट्रोड्यूस करा, किस इंस्टेंस पे हमने कोई पर्टिकुलर टूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिमूव करा, तो हमारे पास उन सब की मैपिंग नहीं होती अनटिल अनलेस हम लोग वो चीज मैनुअली कहीं पे स्टोर ना कर रहे हैं। तो अब जब हम लोग IaaC यूज कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कहीं भी रख सकते हैं, गिटहब में रख सकते हैं, SVN में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। एंड जब हम लोग उस कोड को वहां पे रख रहे हैं तो बेसिकली इट इज एन वर्जन कोड, वहां पे हम जो भी चेंजेस करेंगे वो वर्जन वाइज वर्जन स्टोर रहते हैं। तो एटलीस्ट वी विल गेट टू नो ओके हमने RDS इंट्रोड्यूस करा था, इस वाले फीचर में इंट्रोड्यूस करा था, इस पर्टिकुलर बंदे ने इसमें चेंजेस किए थे, तो ही इज मेनली द सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल कि इस वाले में अगर कोई चेंजेस था तो क्या था, या कोई इशू आ रहा है तो ही कैन टेल कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया था। तो कोड वर्जनिंग से हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं जो हमारे नॉर्मल कोड वर्जनिंग के होते हैं। देन सेकंड चीज इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस कि हमारे पास एक बार अगर हमने कोई फाइल बना दी है तो हम उस फाइल से चाहे 10 इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, चाहे 100 बनाए, चाहे 1000 बनाए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आइडियल होंगे, मतलब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्टेंट होंगे, सेम होंगे। किसी में ऐसा नहीं होगा किसी में कोई IP वाइट लिस्टिंग मिस हो गई है, किसी में कोई यूजर क्रिएट करना रह गया है, तो सारी चीजें कंसिस्टेंट होगी। देन सेकंड इज स्पीड एंड एफिशिएंसी। सिंस अब ये सारी चीज ऑटोमेटेड है, ये टूल कर रहा है तो उसके पास ऑलरेडी स्पीड है। सेकंड चीज कि अगर हम लोग मान लो 2 इंफ्रास्ट्रक्चर सेम टाइम पे क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग उस टूल की 2 कॉपी सेम टाइम पे रन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही चीज इंपैरेटिव अप्रोच में होते हैं तो हमें बेसिकली 2 पर्सन लगाने पड़ते हैं, एक पर्सन एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता, सेकंड पर्सन सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता, और उसमें भी अलग अलग एरर आने के चांसेस थे। एंड लास्ट चीज इज लाइक अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी सिंस हम लोग कोड को वर्जनिंग के थ्रू मैनेज कर रहे हैं तो वी नो कि हमारे इस वाले कोड में किसने चेंज किया था, या फिर ये वाला जो RDS इंट्रोड्यूस किया ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, या ये वाला हमारा काफका इंट्रोड्यूस किया तो ये काफका किस लिए इंट्रोड्यूस किया है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, वी हैव एवरी इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली वी हैव अकाउंटेबिलिटी ओवर द एंटायर सिस्टम। तो अब मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन कोड को अचीव करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। जो मेजर टूल है लाइक AWS के पास अपना टूल है AWS क्लाउड फॉर्मेशन, Azure के पास अपना टूल है Azure रिसोर्स मैनेजर, लाइक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP के पास है गूगल डिप्लॉयमेंट मैनेजर। उसके अपार्ट कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो जेनरिक हैं, जो सबके साथ वर्क करते हैं, जैसे टेराफॉर्म हो गया, सो इट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। AWS पे भी वर्क करेगा, Azure पे भी वर्क करेगा, GCP पे भी वर्क करेगा। इसके अपार्ट लाइक और भी हमारे पास अगर क्लाउड प्रोवाइडर्स है जैसे IBM क्लाउड हो गया, अलीबाबा क्लाउड हो गया, तो उन सब के साथ भी वर्क करेगा। देन वी हैव एनिसेबल, शेफ, पपेट। सो ये सारे भी हमारे ऑटोमेशन के टूल्स हैं सारी चीज। अब हमारे पास मेजर कंसर्न होता है कि अगर हमारे पास जैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर AWS पे बना रहे हैं तो हम लोग टेराफॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाई डोंट वी यूज AWS क्लाउड फॉर्मेशन, बिकॉज AWS ने खुद बनाया है तो इट इज बेटर देन टेराफॉर्म फॉर AWS सर्विसेज। सो लाइक द मेन रीजन है कि हमारे पास जब भी हम लोग कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेट कर रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ AWS का पार्ट नहीं होता। AWS पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बट उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगर करने के लिए भी हमें कुछ चीज चाहिए। जैसे अगर लोग AWS का क्लाउड फॉर्मेशन यूज करते हैं तो बेसिकली वी कैन क्रिएट AWS EC2 मशीन्स। अब वो EC2 मशीन को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, वो हमारे पास एक जॉब है जो कि हमको किसी तरीके से ऑटोमेट करनी है। सेकेंड चीज अपार्ट फ्रॉम लाइक अगर हम लोग देखें कि AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊं कि जैसे हमारा एक ये AWS इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब इस AWS इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मैं AWS क्लाउड फॉर्मेशन, अब जैसे कि ये हमारा AWS है तो बेसिकली AWS क्लाउड फॉर्मेशन भी इसी के अंदर लाई करेगा। नाउ अब मान लो अगर मेरे को कोई चेंजेस है जो मेरे पास मेरी गिटलैब रिपोजिटरी जो कोड डिप्लॉय करती है उस गिटलैब में कोई चेंजेस करने हो, गिटलैब के चेंजेस मैं AWS क्लाउड फॉर्मेशन से नहीं कर सकता, बिकॉज AWS क्लाउड फॉर्मेशन AWS के अंदर है, वो AWS का इंफ्रा मैनेज कर सकता है। दो हम ये चीज कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते हैं, इसके अप्रोचेस हैं, लेकिन अभी हम एक जेनरिक वे में जा रहे हैं जो एक सिंपलेस्ट बात है। तो इसमें क्या है, AWS क्लाउड फॉर्मेशन अब गिटलैब के चेंजेस नहीं कर सकता। इसके अपार्ट मेनली लाइक हम लोग जब डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग रिलीज नोट्स कहीं पब्लिश कर रहे हैं। रिलीज नोट्स में हम ये पब्लिश कर रहे हैं कि हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था या इतना टाइम लगा था, कुछ भी रख रहे हैं, तो क्लाउड फॉर्मेशन ये रिलीज नोट्स नहीं पब्लिश कर सकता। इसके अपार्ट मान लो कहीं पे हम कोई जैसे हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग क्या करेंगे, हर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसका यूजर नेम पासवर्ड बनाएंगे। तो ये यूजर नेम पासवर्ड हम मान लो हमारे पास कोई अपनी थर्ड पार्टी रिपोजिटरी जहां पे हम लोग यूजर नेम पासवर्ड स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम ये चीज वहां पे भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन के साथ रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये सिर्फ AWS का इंफ्रा तो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, बट जब बात आती है ओवरऑल इंफ्रा मैनेज करने की, बिकॉज जब भी कोई भी एक एप्लीकेशन है वो सिर्फ AWS तक लिमिटेड नहीं है, वो AWS के इंफ्रा के साथ साथ बहुत सारी थर्ड पार्टी सर्विसेज भी यूज कर रही है। तो उन सारी सर्विसेज के लिए हम लोग AWS क्लाउड फॉर्मेशन पे नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें कोई एक ऐसी चीज चाहिए होगी जो हमारे AWS इंफ्रा से बाहर रन कर रही हो, बेसिकली कोई स्टैंड अलोन चीज हो। तो अगर हम लोग यहीं पे देखें तो अगर हम लोग यहाँ पे इस जगह पे टेराफॉर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो
इससे क्या होगा कि जो हमारा टेराफॉर्म है दैट कैन कम्युनिकेट, जो हमारा गिटलैब भी मैनेज कर सकता है, वो हमारा रिलीज नोट्स भी मैनेज कर सकता है, वो हमारा यहाँ से कोई रेपोजिटरी जहाँ पे हम लोग क्रेडेंशियल स्टोर कर रहे हैं वही मैनेज कर सकता है, साथ में वो हमारा AWS का इंफ्रा मैनेज कर सकता है। तो इसलिए थर्ड पार्टी टूल एक अपर हैंड गेन करता है जो हमारे क्लाउड प्रोवाइडर के अपने टूल से इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए उनके कंपेरिजन में। सो नाउ अब हमारे पास चैलेंज ये है कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर हमें वो एक ही बार क्रिएट करना है तो हम इतना ज्यादा टाइम स्पेंड क्यों करें अपना कोड लिखने में। बिकॉज अगर हमने एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने एक बार प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बना दिया सपोज, एंड एक बार हमने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बना दिया, अब हमारे को उसको बार बार चेंजेस नहीं करने, और अगर हमें चेंजेस भी करने तो 2-3 महीने में एक बार चेंजेस करने हैं, तो व्हाई डोंट हम लोग ये चीज मैनुअली क्यों ना कर लें। तो उसके लिए अब एक सिनेरियो है कि सपोज हम लोगों को एक नया कस्टमर, सपोज हमारी कंपनी का जो टर्म्स एंड कंडीशन है या जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉज है वो ये कहते हैं कि हम किसी भी 2 कस्टमर का डेटा मर्ज नहीं कर सकते। मतलब हम लोग सिंगल टेनेंट आर्किटेक्चर पे नहीं जा सकते, वी नीड टू गो फॉर अ मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, कि हमारा जो डेटा है वो एक कस्टमर का डेटा दूसरे कस्टमर के डेटा में मैनेज नहीं हो सकता। अब जैसे ये GDPR था हमारा यूरोप का, तो उसमें कई सारे क्लॉज थे कि अगर आप पर्टिकुलरली सेंसिटिव डेटा को हैंडल कर रहे हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड या पर्सनल की किसी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब कई सारे डेटा थे जो हम लोग मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर में नहीं ले जा सकते। अब उस केस में क्या होगा, हम लोग ने CI/CD पाइपलाइंस बना ली अपनी। अब हमारी CI/CD पाइपलाइन क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर्विस डिप्लॉय कर सकती है। बट अब सपोज हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें वो सर्विसेज डिप्लॉय करनी है, तो हाउ वी बी डिप्लॉय। तो अगर मान लो सपोज हमारे पास एक क्लाइंट आ रहा है कि सपोज क्लाइंट ABC आ रहा है, एंड क्लाइंट ABC के लिए हमें एक एनवायरनमेंट बनाना है। अब अगर हमको उस क्लाइंट ABC के लिए पहले हम एनवायरनमेंट बनाएंगे, 4 से 5 दिन हमें वो एनवायरनमेंट बनाने में लगेंगे, देन वी कैन रन अवर CI/CD पाइपलाइन टू डिप्लॉय द सर्विसेज ओवर द ABC कस्टमर एनवायरनमेंट। लेकिन अगर हम वही चीज अपनी पाइपलाइन में ही इंक्लूड कर दें कि हम लोग जब पाइपलाइन ट्रिगर कर रहे हैं तो पाइपलाइन में हमने सपोज पास कर दिया कस्टमर इज इक्वल टू ABC। नो, अब हमारी पाइपलाइन ने चेक किया कि कस्टमर ABC का एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो उसने वो सर्विस ABC पे डिप्लॉय कर दी। अगर वो एनवायरनमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसने क्या करा, हमारा जो IAC टूल है उसको यूज करके एनवायरनमेंट क्रिएट करा, एंड देन उस एनवायरनमेंट वो सर्विस डिप्लॉय कर दी। अब नेक्स्ट टाइम जब हम सेकंड सर्विस डिप्लॉय कर रहे हैं ABC के लिए, तो वो एनवायरनमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसने ABC डायरेक्टली डिप्लॉय कर दी। तो इस तरीके से हमने जो हमारी CI/CD पाइपलाइन थी उसको एक लेवल और एक्सटेंड कर दिया, जो कि नाउ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैनेज कर सकती है कि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है डिप्लॉयमेंट के लिए तो इट विल क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो दैट विल डिप्लॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे क्या होगा, व्हेन हम लोगों को मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर पे जाना है तो वहां पे ये चीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाएगी, बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। और मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर में फॉर एवरी क्लाइंट हमको एक नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो ये कॉस्ट इसमें ज्यादा आएगी, बट दिस इज द रिक्वायरमेंट एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग। इसके अपार्ट अगर हम सिंगल टेनेंट आर्किटेक्चर में भी हैं, सपोज हम एप्लीकेशन को अपग्रेड कर रहे हैं या रिवैम्प कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी एप्लीकेशन भी रन करती रहे, नई एप्लीकेशन भी रन करती रहे, तो हम लोग सिंपली अपना IAC स्क्रिप्ट रन करके एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं विद इन लाइक 10, 20, 30 मिनट्स। हमारे डिपेंड कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज कितना है, एंड उसके हिसाब से हम उस पर डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, एंड देन हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमारे AAC टूल से, IAC टूल से, एंड देन हम लोग पुरानी स्टेज में आ गए वापस। तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जब हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे स्केल पे बनाने कि हमको मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें क्विकली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जब हमारे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, अगर हमारे पास 1-2 मशीन से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देन इट इज नॉट वेरी मच हेल्पफुल। तो अब हम लोग विल गेट टू कि टेराफॉर्म क्या है। एक क्वेश्चन है पीछे, पीछे बैक। CI/CD के टूल होते हैं, TeamCP है, Jenkins है, तो ये प्रोवाइड करते हैं मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। राइट, सो बेसिकली जो हमारा टेराफॉर्म है, जैसे ये टेराफॉर्म हमारा इंडिविजुअल टूल है। अभी मैं जैसे यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारा टेराफॉर्म यहाँ पे इंडिविजुअल टूल है। अब ये टेराफॉर्म अपने अंदर से ही यहाँ से हम लोग वो AWS मैनेज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। अब इस टेराफॉर्म को हम बेसिकली कहीं से भी रन कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको एक लिनक्स मशीन से रन कर दिया, हमने ये लिनक्स मशीन है, इस पे हमने टेराफॉर्म इंस्टॉल करके रन कर दिया। अब हमने इस टेराफॉर्म को अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे दी कि ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो अब ये टेराफॉर्म क्या कर रहा है, इस लिनक्स मशीन पे रन कर गया। अब जब हम लोग CI/CD कर रहे होते हैं तो CI/CD में क्या होता है, जैसे हमारा मान लीजिए जेनकिंस सर्वर है CI/CD में, तो जेनकिंस भी बेसिकली एक लिनक्स मशीन पे ही इंस्टॉल्ड है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी लिनक्स मशीन पे हमने टेराफॉर्म इंस्टॉल कर दिया, और जो हमारी शेल स्क्रिप्ट थी उसमें हमने टेराफॉर्म की अप्लाई कमांड लिख दी, एक स्टेज बना दी जेनकिंस में, क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर की एक स्टेज बना दी जेनकिंस के अंदर। ठीक है। और उस स्टेज में हमने टेराफॉर्म को रन कर दिया। सेम चीज ये जेनकिंस से कर सकते हैं। अगर आप गिटलैब पाइपलाइंस यूज कर रहे हैं तो गिटलैब पाइपलाइन में सेम चीज कर सकते हैं। गिटलैब पाइपलाइन में आपने टेराफॉर्म क्रिएट की कमांड लिख दी और वो गिटलैब पाइपलाइन में चल गई। इसके पार्ट सर्कल CI हो गया, ये जितने भी हमारी पाइपलाइनिंग के टूल है सब में कंफर्टेबल है ये टेराफॉर्म। बेसिकली इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि एज ए टेराफॉर्म अभी इनबिल्ड नहीं है, आप अलग से मतलब आपको एज ए टेराफॉर्म उस मशीन पे इंस्टॉल करके एज ए मतलब अलग एप्लीकेशन मतलब राइट मतलब कोई भी डायरेक्टली प्लगइन नहीं है कि आप जेनकिंस में वो प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है गिटलैब CI में, बिकॉज वो स्टैंड अलोन टूल है तो वो डायरेक्टली चल जाता है।
अगर आप मतलब ठीक यहाँ है से सर। नहीं चलाना चाह रहे तो बेसिकली टेराफॉर्म अपना क्लाउड भी देता है, टेराफॉर्म क्लाउड। तो बेसिकली वो क्या है कि आप अपने जेनकिंस से वो एपीआई हिट कर दीजिए टेराफॉर्म क्लाउड की, तो वहां से वो चीज ट्रिगर हो जाएगी। तो इसके पास दोनों सोल्यूशन है, सेल्फ होस्टेड भी है और वो भी है। ठीक है। नहीं, गिटलैब में तो शायद टेराफॉर्म का सपोर्ट है, मुझे जो तक पता है। देख आपस में इन दोनों का सपोर्ट है, मतलब टेराफॉर्म में गिटलैब का सपोर्ट है, गिटलैब में टेराफॉर्म का सपोर्ट है, आपस में इन दोनों का सपोर्ट है। लेकिन अगर आप उस चीज को डायरेक्टली लिवरेज नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली जो आपका गिटलैब का रनर है उस पर टेराफॉर्म इंस्टॉल करके आप डायरेक्टली कमांड चला दो, या अगर आप जेनकिंस है तो उस पर कमांड चला दो डायरेक्टली। बिकॉज अब सपोर्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप सिर्फ जेनकिंस, जैसे अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारा गिटलैब है, गिटलैब में टेराफॉर्म का सपोर्ट है, लेकिन अब अब जैसे गिटलैब में हो गया, मैं यहाँ पे टेराफॉर्म आ गया। अब टेराफॉर्म इनडायरेक्टली अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेट कर रहे हैं तो मान लो ये एनिसेबल को ट्रिगर कर रहा है टेराफॉर्म। तो मतलब ये है कि गिटलैब टेराफॉर्म को ट्रिगर कर रहा है, और टेराफॉर्म बेसिकली टेराफॉर्म ने क्या करा, एक EC2 मशीन बना दी। यहाँ पे टेराफॉर्म ने एक EC2 मशीन बना दी। इस मशीन पे सपोज मेरे को RabbitMQ डालना था, तो उसने क्या करा, टेराफॉर्म कभी भी कॉन्फ़िगरेशन का काम तो करेगा नहीं, वो एक EC2 मशीन बना के छोड़ दिया। अब जो कॉन्फ़िगरेशन का काम है वो किसे करना पड़ेगा, एनिसेबल को। तो बेसिकली टेराफॉर्म को एनिसेबल ट्रिगर करना पड़ेगा, एनिसेबल विल कॉन्फ़िगर EC2। लेकिन जब हम लोग डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी लिवरेज कर रहे हैं गिटलैब की, मतलब गिटलैब की हम लोग टेराफॉर्म वाली इमेज यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली उसमें एनिसेबल प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा अच्छा। तो उसके साथ आपको एनिसेबल एनी हाउ अपनी तरफ से मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर यही है कि मतलब आप इनकी, अगर बेसिक कोड है आपका, बेसिक इंफ्रा है, तो आप यहाँ गिटलैब का डिफॉल्ट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर टेराफॉर्म का जो वो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स इंफ्रा है कि अगर आप गिटलैब यूज करें, एनिसेबल यूज करें, इसके अपार्ट अगर मान लो आप कोई थर्ड पार्टी और भी कोई और लाइब्रेरी यूज करें जो आपका कुछ एनवायरमेंट कन्फिगर करने के काम आ रही है, तो उसके लिए फिर हमको नेटिव पे जाना पड़ेगा कि बेसिकली हम रनर को ही कन्फिगर कर दें और उस रनर को गिटलैब से ट्रिगर करवा दें। इसका मैं भी एक एग्जांपल दिखा दूंगा CI/CD पाइपलाइन का, कि हम लोगों ने कैसे वो चीज अचीव कर रखी है कि पाइपलाइन ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे ही पाइपलाइन ट्रिगर होती है वो ऑटोमेटिकली टेराफॉर्म को ट्रिगर कर देती है, एंड टेराफॉर्म इन द एंड अपने आप एनिसेबल को ट्रिगर करता है, और कैसे वो एनिसेबल से डेटा बैक लेके आगे फॉरवर्ड करता है, कैसे सब चीज वो करता है, वो अभी मैं आगे दिखाऊंगा। तो मेरा एक और डाउट हाँ, है, मतलब ऑब्वियसली लाइक हाँ, जो टेराफॉर्म और एनसेबल है वो दोनों तो कॉम्पिटिटर है, मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट। बट अगर हम ऑलरेडी एनसेबल यूज में ले रहे हैं तो व्हाई टेराफॉर्म, मतलब वो सारे काम तो खुद कर सकता है। राइट बिल्कुल। बेसिकली अगर मैं मतलब एनिसेबल की हम लोग डेफिनेशन देखें तो बेसिकली एनिसेबल है वो अपने आप को कॉन्फ़िगरेशन टूल बताता है, और जो टेराफॉर्म है वो अपने आप को प्रोविजनिंग टूल बताता है। अब एनिसेबल नो डाउट प्रोविजनिंग का काम भी कर सकता है, करेक्ट, लेकिन वो बेसिकली वी हैव सम सिनेरियोज जहाँ पे लोग बाग अपने EC2 इंस्टेंसेस इवन बनाकर में, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट इंस्टेंसेस है तो हम लोग तो बेसिकली उसके लिए हाँ राइट, एनिसेबल ने AWS के सारे मॉड्यूल्स दे रखे हैं जहां से आप AWS का इंफ्रा बना भी सकते हैं, प्रोविजन भी कर सकते हैं। बट मेन चीज हमारे पास वो पड़ जाएगी जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स इंफ्रा है, जब हम टेराफॉर्म से एनिसेबल भी ट्रिगर करना चाहते हैं, मतलब हमें एनिसेबल भी एनी हाउ ट्रिगर करना है। एनिसेबल के पास हमारे पास मान लो कोई अपना API सर्वर्स है वो हमें ट्रिगर करने हैं, हमारे पास कुछ सेल स्क्रिप्ट्स है जो हमें ट्रिगर करनी है। बेसिकली हमारा जब कॉम्प्लेक्स इंफ्रा है तो हम डायरेक्टली एक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते। नहीं, मतलब मेरा तो क्वेश्चन ये था कि मतलब जब ये सारे काम कर ही सकता है एनिसेबल, तो मैं टेराफॉर्म क्यों यूज लूं? राइट कई सारे ऐसे काम है जो एनिसेबल नहीं कर सकता। एनिसेबल प्रोविजनिंग तो कर सकता है, नो डाउट। प्रोविजनिंग एक टास्क हो गया कि हमारा चीज एक्स्ट्रा है जो कि टेराफॉर्म कर सकता है और वो नहीं कर पा रहा है। मतलब मेरा जो दिमाग में आ रहा है वो कि व्हाई टेराफॉर्म, मतलब उसको एक एडिशनली, मतलब समझ रहा है ना, एक एडिशनल रिसोर्स चाहिए जो उसको समझे और पढ़े। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट टर्म्स में बोलूं तो मतलब व्हाई मैं उस तरफ दिमाग लगाऊं कि जो कि ये जो बेसिक काम है वो तो सारे कर ही पा रहा है। राइट। तो अब देखो, जैसे मतलब एक तो पहली जो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि मतलब हम लोग टेराफॉर्म और एनिसेबल में वो लेके हमें कौन सा प्रेफर करना है, या हम लोग एनिसेबल को ही क्यों ले या टेराफॉर्म क्यों ले। पहली चीज तो मतलब दोनों की अब लैंग्वेज से कंफर्टेबिलिटी कितनी है हमारी। अगर मान लो हम लोग मतलब एक टेराफॉर्म की लैंग्वेज हमको सिंपल लगती है और हम लोगों के पास ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंस है टेराफॉर्म का, तो डेफिनेटली हम लोग टेराफॉर्म पे जाएंगे, भले ही एनिसेबल हमारे पास थोड़ा बेटर हो 1%। या अगर हमारे पास एनिसेबल की बेटर टीम है और हमारे पास टेराफॉर्म की उतनी बेटर टीम नहीं है, तो हम लोग एनिसेबल पे जाएंगे टेराफॉर्म के कंपैरिजन में। सेकंड चीज है कि टेराफॉर्म में मॉड्यूल्स लिखना, कॉन्फ़िगरेशंस करना एनिसेबल से कंपैरेटिवली बहुत ही सिंपल है। अगर आप एनिसेबल में एक मान लो जैसे मेरे को की क्लॉक, मेरा की क्लॉक सर्वर है एंड मेरे को की क्लॉक सर्वर में कई सारे रेल्म्स बनाने या कई सारे ग्रुप्स बनाने हैं और उन ग्रुप्स के अंदर यूजर क्रिएट करने हैं, तो इस काइंड की फंक्शनैलिटी के लिए मान लो हमने एक सेकेंडरी स्क्रिप्ट लिख दी या हमने एक सेकेंडरी जार लिख दी, जिस जार को मैं ट्रिगर कर दूंगा और वो जार ऑटोमेटिकली ये काम कर देगी। ये इस टाइप की, मतलब जहां भी कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी आ रही है
हम मॉड्यूल्स नो डाउट एनिसेबल में भी बना सकते हैं, टेराफॉर्म में भी बना सकते हैं, बट जो मैंने कंपैरिजन करा मॉड्यूल्स बनाना टेराफॉर्म में कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा सिंपल है जब हम लोग कंपेयर करेंगे एनिसेबल से। कस्टम मॉड्यूल्स मतलब तू जो बता तो रहा है फंक्शनैलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। हाँ मतलब पॉइंट ये है कि फंक्शनैलिटी वाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब इन एनसेबल एज वेल, बट ओनली पॉइंट इज कि ईज ऑफ यूज है थोड़ा। राइट ईज ऑफ यूज कितना, और उसमें ये भी डिपेंड करेगा कि आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है, और प्लस आपको पहली नजर में देखने में कौन सी चीज ज्यादा सिंपल लग रही है। दैट इज ओके, मैं समझ गया। मैं अभी अब दोनों का एग्जांपल दिखा दूंगा, मतलब एक एनिसेबल से अगर हमने कोई टास्क करा हुआ वो कैसे करा हुआ है, और अगर हमने कोई टास्क उससे करा हुआ टेराफॉर्म से वो कैसे करा हुआ है। सो अभी बेसिकली हम टेराफॉर्म देखेंगे कि टेराफॉर्म क्या है। तो टेराफॉर्म इज बेसिकली एक ओपन सोर्स टूल है जो हमारे पास एक बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन राइट करने के लिए यूज होता है, जिसके हिसाब से वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। जो टेराफॉर्म है वो एक SCL यूज करता है हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको राइट करने के लिए। इट इज लाइक HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, और जो टेराफॉर्म है वो Go लैंग्वेज में लिखा हुआ है बेसिकली। अब अगर हम लोग टेराफॉर्म के इंस्टॉलेशन और अवेलेबिलिटी की बात देखें तो हमारा एक क्लाउड पे भी अवेलेबल है, टेराफॉर्म का अपना टेराफॉर्म क्लाउड है, वहां पे भी आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके पार्ट अगर आप लोकली यूज करना चाहते हैं सेल्फ होस्टेड, तो उसके लिए ये हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल हो, चाहे विंडोज, लिनक्स, मैक, ओपनबीएसडी, इसके पार्ट भी कई सारे प्लेटफॉर्म है लिनक्स के फ्लेवर से जिसके लिए वो अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली लेके कंपाइल कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं टेराफॉर्म का एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा बेसिक, कि टेराफॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। तो टेराफॉर्म में बेसिकली हमारे पास 3 फाइल्स होती हैं जो मेन काम करती है। एक हमारी मेन TF होती है जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करती है कि हमारा कौन सी चीज कैसे दिखेगी। एंड देन हमारे पास एक वेरिएबल्स TF होती है जो हमारे सारे वेरिएबल्स स्टोर करती है। देन हमारे पास एक आउटपुट डॉट TF होती है जो हमारा बताता है कि हमारी जो आउटपुट्स हैं वो किस तरीके से हैंडल्ड होंगे, ताकि हम उनको बाद में एक्सपोर्ट कर सकें कहीं और रखने के लिए, और कैसे वो चीज कर सकें। उसके बाद हमारे पास टेराफॉर्म की एक होती है टेराफॉर्म डॉट TF स्टेट। अब होता क्या है कि जब भी हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमने बना ली, मान लो हम लोग एक लिनक्स सर्वर क्रिएट कर रहे हैं AWS पे, एक EC2 मशीन बना रहे हैं, अब हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर दी। अब जब हम उस कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करेंगे AWS पे, तो क्या होगा, वो एक स्टेट बना के रख लेगा अपने पास लोकली में, जिसे कहते हैं टेराफॉर्म डॉट TF स्टेट। उस स्टेट का मतलब होगा कि मैंने जो इंस्टेंस बनाई थी उस इंस्टेंस की आईडी क्या थी, और उस इंस्टेंस के अपार्ट क्या क्या हमारे पास पैरामीटर्स थे, कि मतलब ये इतनी साइज थी, इसकी डिस्क स्पेस इतनी थी, वॉल्यूम टाइप क्या था, और हमारा सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या क्या अटैच थे, वो सारी TF स्टेट में रखेगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर हम एक, मान लो फर्स्ट टाइम हमने एक EC2 मशीन बनाई, हमने टेराफॉर्म अप्लाई करा, अब हमें कुछ दिन बाद हमको एक नीड होती है कि हमको एक RDS सर्वर और ऐड करना है EC2 मशीन के साथ। तो हम लोगों ने सेम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एक RDS अप्लाई करा, और हम जब उसको अप्लाई करेंगे तो सिंस हमारी टेराफॉर्म TF स्टेट को ऑलरेडी पता है कि जो मेरी पुरानी EC2 मशीन है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो क्या करेगा, पुरानी वाली EC2 मशीन ना बना के सिर्फ एक RDS का इंस्टेंस क्रिएट करेगा। बिकॉज उसकी जो फाइनल स्टेट है वो एक EC2 प्लस एक RDS है, जिसमें से एक EC2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और RDS न्यू है, तो वो सिर्फ RDS को क्रिएट करेगा, EC2 को ना क्रिएट करके। और ये जो सारी मैनेजमेंट करता है वो क्या करता है, टेराफॉर्म TF स्टेट से। अभी मैं ये दिखाऊंगा कि टेराफॉर्म TF स्टेट दिखती कैसे। ये बेसिकली एक JSON फाइल होती है जिसके अंदर सारी रिसोर्स की प्रॉपर्टीज रहती है, उसने क्या क्या रिसोर्सेज बनाई है। देन हमारे पास होता है टेराफॉर्म TF वॉर्स। ये बेसिकली हमारे जो हमने वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं, वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू कंटेन करता है। अब बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू हमें वेरिएबल में लाने की जरूरत क्या पड़ी, बेसिकली अगर हमारे पास सपोज एक EC2 मशीन है, तो EC2 मशीन एक अलग रिसोर्स है, और हमारे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप है, या VPC में कंसिडर कर लो, एक VPC, तो मेरा VPC एक अलग रिसोर्स है। तो बेसिकली अब होगा कि अब जब भी मैं EC2 मशीन बनाऊंगा तो मेरे को EC2 मशीन बनाते टाइम ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं कौन से VPC में उस मशीन को बनाना चाह रहा हूं। तो बेसिकली अब क्या होगा कि जैसे मैंने एक VPC का एक मॉड्यूल लिखा मैंने यहाँ पे, अब इस मॉड्यूल के मैंने आउटपुट में लिख दिया कि भाई ये आउटपुट करेगा VPC आईडी को। अब मैं इस जो आउटपुट वाली VPC आईडी है इसको मैं वेरिएबल में इनपुट करवा लूंगा कि मेरे पास मॉड्यूल है हमारा AWS वाला, उससे VPC आईडी इनपुट आ रही है। तो आप बेसिकली जब EC2 क्रिएट करो तो आप जो मॉड्यूल आईडी हमारा VPC वाला मॉड्यूल रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पे कंज्यूम कर लो। अब इसके अपार्ट मान लो VPC के पास एक CIDR रेंज होती है। अब वो CIDR हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, जैसे मान लो मेरी ये CIDR है 1. सपोज ये CIDR है मेरी। अब ये CIDR मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कांस्टेंट है, तो बेसिकली इसको मैं क्या कर सकता हूं, टेराफॉर्म डॉट TF वॉर्स में स्टोर कर सकता हूं। तो बेसिकली टेराफॉर्म डॉट TF वॉर्स का क्या कंसेप्ट होता है, बेसिकली ये डिफॉल्ट वैल्यू से स्टोर करता है। तो वेरिएबल के अंदर वैल्यूज दो जगह से आ सकती हैं। एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू आने का है, TF वॉर्स से वैल्यू आ गई जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है। एक दूसरी वैल्यू है जो हमारे किसी मॉड्यूल ने आउटपुट की है, वो वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे अगर सेम चीज यहाँ पे ले लूं, मैं जैसे CIDR यहाँ पे ले लूं, मैं सबनेट के लिए आईडी ले लूं मैं, तो मैं वो चीज अपने बाहर डिफाइन करके वहां से यहाँ से पिक कर सकता हूँ टेराफॉर्म TF वॉर्स से।
अब हम लोग मॉड्यूल्स भी बना सकते हैं। मॉड्यूल में सेम चीज होती है, एक मॉड्यूल के अंदर हमें एक मेन फाइल बनानी पड़ेगी जो हमारा सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करेगी। देन आउटपुट्स में हमें बताना पड़ेगा कि हमारा जो मॉड्यूल है वो क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, वेरिएबल्स में हमारा मॉड्यूल क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है। ये मैं भी दिखाता हूँ कैसे करके। अब एक सैंपल रिसोर्स देखूं मैं, जैसे हम लोग एक AWS इंस्टेंस बना रहे हैं, बेसिकली एक EC2 इंस्टेंस बनाएगा। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, बेसिकली सबसे पहले हमारा रिसोर्स टाइप रहता है जो कि हमारा AWS इंस्टेंस है, रिसोर्स टाइप। देन उसके बाद हम लोग देते हैं इंस्टेंस आइडेंटिफायर। इसकी जगह मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मेरा वेब इंस्टेंस हो गया, तो बेसिकली जब भी मैं कहीं भी यूज करूंगा तो मैं वेब इंस्टेंस को रेफर करूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट होता है मेरा रिसोर्स टाइप, किस टाइप के रिसोर्स बना रहे हैं। सेकंड होता है हमारा रिसोर्स नेम या रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब उसके बाद हम इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। जैसे हमें AMI कौन से चाहिए, अब मेरे को AMI मैं चाहूँ तो ऐसे दे सकता हूँ, मैं AMI दे सकता हूँ। उसके बाद इंस्टेंस टाइप क्या है, मेरी T3 माइक्रो है। उसके बाद अगर मुझे टैग्स देने हैं तो मैं टैग्स दे सकता हूँ, यहाँ पे बेसिकली रिसोर्स डिफाइन करते हैं। तो अब मैं बेसिकली कोड में दिखाता हूँ कि ये चीज कैसे होती है। तो सबसे पहले जैसे अगर मैं एक इंस्टेंस बनाने दिखाऊं आपको, जैसे सपोज मैं एक नाइफाई का इंस्टेंस बना रहा हूं। ये मेरा एक मॉड्यूल है, बेसिकली इस मॉड्यूल को मैंने क्रिएट कर रखा है अपना नाइफाई बनाने के लिए, कि ये मॉड्यूल जब भी ट्रिगर होगा तो मेरा नाइफाई क्रिएट हो जाएगा। अब इस मॉड्यूल को अगर मैं देखूं, मैंने मॉड्यूल्स के अंदर यही मॉड्यूल डिफाइन कर रखा है। सो नाउ हम लोग सपोज एक मशीन बना रहे हैं जिस मशीन पे हम लोग नाइफाई कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमने इसमें क्या करा है कि सबसे पहले हमने एक अपने मॉड्यूल बनाया जिस मॉड्यूल के अंदर हम लोग सारा काम करेंगे कि क्या क्या चीज कैसे होगी। तो अब जब हम लोग एक मशीन बनाने जा रहे हैं, हमारे पास सपोज हमने एक नाइफाई के लिए मशीन बना रहे हैं, तो अब हमारे पास जब भी हम एक मशीन बनाते हैं तो हमारे पास मशीन के पास हाँ, तो बेसिकली सपोज हम लोग एक मशीन बनाने जा रहे हैं, EC2 मशीन बनाने जा रहे हैं सपोज। तो हमारे पास EC2 मशीन बनाने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होगी। एक हमारे पास EC2 मशीन हो गई। अब इस मशीन में हमें बताना पड़ेगा कि भाई मशीन का हमारे पास AMI क्या है, जो हमारे पास बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। AMI चाहिए होगी हमारे पास कि किस AMI ID से मशीन बनाएंगे। एंड देन हमारे पास चाहिए होगा उसका सिक्योरिटी ग्रुप क्या रहेगा उस मशीन का। अब सिक्योरिटी ग्रुप के पार्ट, हमारा सिक्योरिटी ग्रुप में भी कई चीजें रहेंगी कि सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमारा इनग्रेस क्या रहेगा और हमारा इग्रेस क्या रहेगा, कि हमारे इनकमिंग कनेक्शंस कौन कौन से अलाउड है और हमारे आउटगोइंग कनेक्शन कौन कौन से अलाउड है। इसके पार्ट हमारे पास जो है हमारा वॉल्यूम साइज क्या रहेगा, कि हमारा ऐसी हमारे पास कई सारी प्रॉपर्टीज रहेंगी जो हमारे हाँ। दूसरी स्क्रीन शेयर कर रखी है। अरे एक सेकंड रुको, अब सही है। हाँ सही है। हाँ, तो बेसिकली तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, हमारे पास EC2 मशीन बना रहे हैं तो हमें उसमें AMI ID देनी पड़ेगी। क्या AMI ID है, क्या सिक्योरिटी ग्रुप से हमारा, उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या क्या इनग्रेस है, क्या क्या आउटग्रेस है, इनकमिंग कलेक्शन एंड आउटगोइंग कनेक्शंस, और हमारा वॉल्यूम साइज क्या है। अब हम सपोज मैंने यहाँ पे अब मेरे को जब भी बनाना है तो मैं बेसिकली टेराफॉर्म के रिसोर्सेज दे सकता हूँ। कि अगर मैं देखूँ टेराफॉर्म, जब हमें EC2 बनाना है तो हमें टेराफॉर्म कहता है कि हमें बेसिकली ये क्या है कि AWS इंस्टेंस की रिसोर्स टाइप लेना है, उसका हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। एंड देन हमें उसका AMI देना है, इंस्टेंस टाइप देना है, और जितनी प्रॉपर्टीज है वो हमें यहाँ पे वो बताता है रेफरेंस में कि हमें क्या क्या चीजें दे सकते हैं। AMI पास कर सकते हैं, एसोसिएट पब्लिक IP एड्रेस, अगर हम उसे पब्लिक IP एड्रेस देना चाहते हैं तो हम वो यहाँ पे दे सकते हैं। कौन सी अवेलेबिलिटी जोन में मशीन बनेगी, उसके बाद ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो हम दे सकते हैं। सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंडेटरी नहीं है, जो मैंडेटरी कॉन्फ़िगरेशन है वो दे सकते हैं, बाकी सबको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक AMI पास कर दी। अब इस AMI हाँ हेलो, यूजर डेटा से डेटा दे सब कुछ
कमांड्स मुझे पहले ही चलानी है बनते ही। हाँ 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 हाँ, मैं बताता हूँ अभी क्या क्या करना है वो। तो जैसे कि अभी क्या है, हमने इसमें AMI ID दे दी। हेलो। हेलो, हाँ दीपक, हाँ वो अभी दिखाता हूँ कैसे होगा वो। तो अभी क्या है, हमने AMI ID दे दी। इस AMI ID को बेसिकली मैं वेरिएबल से रीड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा है कि इस वेरिएबल्स में जाके मैंने एक ये वाला वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ये मेरा वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि बेसिकली इस मॉड्यूल को ये वेरिएबल चाहिए, और जब जहां से मैं कॉल कर रहा हूँ वहां से मैं इस वेरिएबल में वैल्यू दे दूंगा। तो मैंने यहाँ से ये वेरिएबल में वैल्यू दे दी कि ये वाली वैल्यू यहाँ से इसको देनी है। और ये मैंने कहाँ से दे दी इसको, अपने जो ये हमारी है terraform.tf से मैंने AMI ID यहाँ पे बता रखी है कि भाई मेरी ये वाली AMI ID आप लेके जाओ, तो उस चीज को बनाओ। तो बेसिकली कुछ नहीं है, हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली भी दे सकते हैं, वो एक कोड को क्लीन रखने का तरीका है। तो मैंने यहाँ पे AMI दे दी। सेम चीज अगर मेरे को कोई इंस्टेंस टाइप देना था तो मैंने यहाँ पे अपना इंस्टेंस टाइप देता t3.micro दे दिया मैंने सपोज। उसके बाद मेरे को कितनी मशीन्स बनानी है वो मैं दे सकता हूँ। जैसे मेरे को अगर मान लो सेम टाइप की 2 मशीन्स बनानी है, जैसे मैं अगर कोई क्लस्टर बना रहा हूँ, जैसे MongoDB क्लस्टर बना रहा हूँ, तो उसमें सेम टाइप की मेरे को 3 मशीन लगेगी, तो मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ। सेकंड चीज, अवेलेबिलिटी जोन में किस किस अवेलेबिलिटी जोन में चाहिए। तो ये जो मैंने अभी यहाँ एलिमेंट लिख रखा है, ये बेसिकली एक लूप का तरीका करता है, लेकिन हम यहाँ पे काम ऐसे भी ले सकते हैं। EU West 1 हम एक एरे पास कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक एक मशीन इन तीनों क्लस्टर में बना देगा। उसके बाद सबनेट आईडीज दे सकते हैं। तो सबनेट आईडी भी सेम तरीके की। इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ। कि इसमें इसने सेम टाइप का इंस्टेंस बनाया, लेकिन हाँ। अगर मुझे 3 क्लस्टर में मतलब अलग अलग इंस्टेंस टाइप का चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे? अगर 3 देखो उसमें 3 अलग अलग चाहिए, तो हम ये 3 रिसोर्सेज डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मेरे को एक T3 माइक्रो चाहिए, एक T3 मीडियम चाहिए, तो मैं 3 रिसोर्सेज बना सकता हूँ। अगर मेरे को एक ही साइड के चाहिए तो 3 बनाऊंगा, तो बेसिकली कोड डुप्लीकेशन होगा। तो ये हमारे पास फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि कोड डुप्लीकेट ना हो, तो हम एक ही रिसोर्स से 3 रिसोर्स बना सकते हैं अगर वो सेम टाइप की है। अच्छा, तो हम यहाँ पे सबनेट आईडी दे सकते हैं यहाँ से। अब ये मैंने इसलिए मतलब यहाँ पे जो कोड है वो इसलिए है बिकॉज मैं VPC को अलग बना रहा हूँ, एंड VPC हमारा सबनेट आईडीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो मेरा ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा है, ताकि कोड क्लीन रहे। फिर सेम चीज हम सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी दे सकते हैं, की नेम दे सकते हैं कि कौन सी की से हम लॉग इन करेंगे। उसके पार्ट हमारी ये जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है क्या है। उसके बाद मैंने यहाँ रूट ब्लॉक साइज दे रखा है कि हमारा GPC यूज होगा, और उसके बाद साइज क्या है, जो मैं यहाँ पे साइज दे सकता हूँ कि मेरा 100 GB का बनेगा या 10 GB का बनेगा, जो भी बनेगा। अब लेकिन इसमें एक चीज देखेंगे कि अभी हमें सिक्योरिटी ग्रुप भी चाहिए। अब मैं क्या कर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सिंस सिक्योरिटी ग्रुप एक सेपरेट रिसोर्स है, तो हम सबसे पहले करेंगे एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया। अब सिक्योरिटी ग्रुप बनाते टाइम भी उसको चाहिए होगी एक VPC आईडी, बिकॉज जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो किसी पर्टिकुलर VPC के अंदर होगा। तो हमने यहाँ पे दे दी कि दिस इज द VPC आईडी ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप। अब इसको हम कहीं बाहर से भी ला सकते हैं, यहाँ पे हार्ड कोड भी कर सकते हैं जैसे। तो मैंने यहाँ पे VPC दे दिया आईडी, ये सिक्योरिटी ग्रुप बन गया। अब अगर हम देखेंगे तो ये सिक्योरिटी ग्रुप की रिसोर्स टाइप है सिक्योरिटी ग्रुप, एंड उसका नाम है नाइफाई। अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं कि इसके अंदर मैं इनग्रेस और इग्रेस डिफाइन कर रहा हूं कि मेरे इनकमिंग कनेक्शंस कौन कौन से अलाउड है और आउटगोइंग कनेक्शन कौन कौन से अलाउड है। तो अगर यहां पे देखेंगे तो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा यूज करा है, AWS सिक्योरिटी ग्रुप .nifi.id। बेसिकली यहां से जो रिसोर्स क्रिएट होगी उस रिसोर्स की आईडी मैंने यहां पे पास कर दी है, ताकि मेरा जो ये इनग्रेस वाला कनेक्शन है वो मेरे इस वाले सिक्योरिटी ग्रुप से अटैच हो जाए। तो यहां पे मैंने फ्रॉम पोर्ट 7070 टू पोर्ट 7070 TCP, और मैंने CIDR ब्लॉक कि मतलब किस किस IP से अलाउड होगा। तो अगर मेरे पास मान लो सपोज कोई VPN की IP है, तो मैं यहाँ पे VPN की IP दे सकता हूँ कि मेरी ये वाली IP ही अलाउड है इस वाले चीज को यूज करने के लिए, मतलब इस वाले मशीन से इनग्रेस करने के लिए। तो सेम चीज मैंने 2 इनग्रेस बना लिए, एक 7070 के लिए जो कि एप्लीकेशन पोर्ट है, एक 22 के लिए ताकि SSH कर सके अगर कोई इसमें दिक्कत आए तो। फिर हमने एक इग्रेस पोर्ट बना लिया, मतलब अलाउ ऑल कर दिया, ताकि वो जो हमारी मशीन है वो इंटरनेट से कनेक्ट कर पाए। अब मैंने क्या करा, जो सिक्योरिटी ग्रुप बना था AWS सिक्योरिटी ग्रुप .nifi, अब इस सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी मैंने अपनी इस वाली मशीन को पास कर दी कि हमारी जो रिसोर्स है वो AWS सिक्योरिटी ग्रुप नाइफाई आईडी के अंदर बने। तो बेसिकली हमने क्या करा, सबसे पहले एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, उस सिक्योरिटी ग्रुप के साथ हर चीज टेराफॉर्म के अंदर एक रिसोर्स होती है। तो एक रिसोर्स हमने सिक्योरिटी ग्रुप की बनाई, उस रिसोर्स को हमने नाइफाई उस रिसोर्स के अंदर हमने एक सेकंड रिसोर्स बनाई जो कि हमारे इनकमिंग कनेक्शन की है, उसको हमने सिक्योरिटी ग्रुप से अटैच करा। फिर हमने इग्रेस को अटैच करा, उसके बाद हमने उस सिक्योरिटी ग्रुप को अपनी इंस्टेंस से अटैच कर दिया। तो हमारी कंप्लीट इंस्टेंस, अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारी कंप्लीट इंस्टेंस बनकर तैयार हो जाएगी। अब जैसे दीपक का क्वेश्चन था कि क्या हम मतलब अगर हमको इससे पहले कोई प्री टास्क करना है, अगर मान लो इस रिसोर्स से पहले, तो इस चीज को करने के 2 तरीके हैं। अब जब क्या होता है, जब भी हम टेराफॉर्म एग्जीक्यूट करते हैं ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई कर लेता है। अब वो आइडेंटिफाई कैसे करता है, जैसे अगर मेरे को AWS इंस्टेंस बनाना था, तो अगर AWS इंस्टेंस में देखूं तो मैं यहाँ पे AWS सिक्योरिटी ग्रुप .nifi.id यूज कर रहा हूँ। दैट मींस इस रिसोर्स को बनाने की डिपेंडेंसी मेरी AWS सिक्योरिटी ग्रुप है। तो क्या करेगा, सबसे पहले AWS सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करेगा।
अब सिक्योरिटी ग्रुप पे गया तो उसने देखा कि सिक्योरिटी ग्रुप की जो डिपेंडेंसीज है वो ये जो हमारे सिक्योरिटी ग्रुप रूल है वो भी डिपेंडेंसीज है। तो क्या करेगा, सबसे पहले सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स बनाएगा, देन वो सारी डिपेंडेंसीज को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज कि जो हमारे सिक्योरिटी ग्रुप की आईडीज है, जब ये वाली रिसोर्स कंप्लीट हो जाएगी देन ओनली वो ये वाली रिसोर्स क्रिएट करेगा। एक तरीका तो ये है कि हम लोग सारी को एक के बाद एक नेस्ट करते चले जाएं, ताकि हमारी जो वो ऑटोमेटिकली हमारी सारी डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई कर लेगा और उन चीजों को क्रिएट करेगा, उसके बाद ही वो चीज आगे बढ़ेगा। सेकंड तरीका है हमारा डिपेंड्स ऑन लगाने का। तो हम टेराफॉर्म में यहां पे डिपेंड्स ऑन लगा सकते हैं, और डिपेंड्स ऑन लगा के हम इसको बता सकते हैं कि भाई आपको इस चीज के लिए वेट करना है। तो अगर मेरे को ये रूल क्रिएट करने का वेट करना है तो मैं रूल डॉट, मैंने इसका रूल का नाम दे दिया। तो बेसिकली अब क्या करेगा, अगर मैं इसको क्रिएट करने की कमांड दूंगा तो बेसिकली उसने देखेगा डिपेंड्स ऑन, तो क्या करेगा, सबसे पहले इसको क्रिएट करेगा जाके, जब इस चीज से सक्सेस मिल जाएगा देन ओनली वो रिसोर्स को बनाएगा। अब इसमें भी ये होता है कि अगर मान लो हमको कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है, मान लो मेरे से कहा गया है कि पहले मेरे को एक शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है देन ओनली इंस्टेंस बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक रिसोर्स टाइप बना सकता हूँ नल का, नल रिसोर्स, और इसका मैंने नाम दे दिया हेलो स्क्रिप्ट। अब इस स्क्रिप्ट को मैं एग्जीक्यूट करवा सकता हूं, और इस स्क्रिप्ट मैंने डिपेंडेंसी दे दी यहां पे। तो ये मेरी यहां से इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे ये है, तो बेसिकली ये क्या है, हमने प्रोविजनर दिया, यहाँ पे लोकल EXEC की जगह हम SS दे सकते हैं, तो हमारा शेल टर्मिनल यूज करेगा, और यहाँ पे हम जो कमांड देंगे वो कमांड वो बेसिकली डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा हमारे उस पर। यहां से मैं कोई भी अपनी जो शेल कमांड है वो एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। अब जब ये शेल कमांड, अब हमने यहाँ पे दे रखी है कि AWS इंस्टेंस की डिपेंडेंसी हमारी नल रिसोर्स पे, और नल रिसोर्स की बेसिकली क्या चीज के लिए, शेल कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए, या यहाँ पे SS दे सकते हैं, जो भी देना चाहें, वो जो टर्मिनल टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। और जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी देन ओनली वो हमारी ये वाली रिसोर्स को क्रिएट करेगा। इसके अपार्ट कई सारे और तरीके होते हैं कि हम लोग मान लो ये वाली कमांड हो गई, या फिर हमने जैसे मान लो कई बार क्या होता है हम लोग डोमेन नेम क्रिएट करते हैं। अब AWS से हमने राउट 53 में डोमेन नेम तो डाल दिया, अब डोमेन नेम के पास क्या होता है, अपना TTL होता है कि मान लो उसका TTL है 30 सेकंड का, तो अगर मेरे को वो डोमेन नेम कहीं यूज करना है तो मेरे को 30 सेकंड बाद ही वो अवेलेबल होगा यूज करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग टाइम वेट, हमारे पास रिसोर्स होती है टाइम वेट की, तो वो टाइम वेट रिसोर्स लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि टाइम स्लीप लगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा उतने टाइम के लिए हमारी जो टेराफॉर्म है वो स्लीप मोड में चला जाएगा, और जब वो चीज परफॉर्म हो जाएगी देन ओनली वो आगे की रिसोर्स एग्जीक्यूट करेगा। तो इस हिसाब से ये कई सारी हमारे पास फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग अपना जो टास्क है वो अचीव कर सकते हैं, 100% ऑटोमेट कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए हाँ। कुछ कमांड एग्जीक्यूट करने में कुछ एक्सेप्शन आ गई, तो वो एक्सेप्शन हाँ। मतलब कैसे लॉग होगी, मतलब वो चीज? हाँ, ये एक्सेप्शन वो डायरेक्टली लॉक कर लेता है, यहाँ पे आपको टर्मिनल पे दिखा देगा। अगर वो एक्सेप्शन आई है तो हमारे पास एक फ्लैग रहता है, उस फ्लैग से ये डिफाइन होता है कि अगर ये वाली चीज में एक्सेप्शन आए तो आपको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं कंटिन्यू करना है। अगर वो फ्लैग आपने सेट कर रखा है तो एक्सेप्शन आने के बाद भी वो आगे चीज कंटिन्यू कर जाएगा। अगर आपने वो फ्लैग ऑफ कर, बिकॉज जितनी भी शेल वाली कमांड होती है वो सब, जितनी भी हमारी मतलब नॉर्मल कमांड्स हैं जो हमारा टूल हैंडल नहीं कर रहा, उसमें सबसे ज्यादा एरर आने की चांसेस है। अगर मैं यहाँ पे कोई कस्टम स्क्रिप्ट चला रहा हूँ तो 99% अगर मेरे पास एरर आने की चांस है वो हमारी कस्टम स्क्रिप्ट से ही है, कि कस्टम स्क्रिप्ट नहीं चली। तो पहली चीज तो ये होती है कि हम कस्टम स्क्रिप्ट्स लिखना ही अवॉइड करें अनटिल अनलेस बिल्कुल मैंडेटरी ना हो और उसके पार्ट हमारे पास कोई तरीका ना हो। लेकिन अगर हम लोग कस्टम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हमारे पास वही ऑप्शन होता है कि अगर ये स्क्रिप्ट फेल हो जाए तो हमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, बिकॉज उसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते अगर कस्टम स्क्रिप्ट में कोई एरर आ जाती है। अब जैसे टेराफॉर्म ये रिसोर्स क्रिएट कर रहा है AWS इंस्टेंस की, अगर इस इंस्टेंस को क्रिएट करते टाइम टेराफॉर्म को एरर मिलती है तो टेराफॉर्म उस रिसोर्स को डिलीट करके दोबारा से क्रिएट करने का ट्राई करेगा, या फिर जो एरर आई है वो उसको फिक्स करने का ट्राई करेगा। टेराफॉर्म अपने आप से, उसमें हमें कुछ नहीं करना। लेकिन जब हम कोई भी चीज कस्टम रन कर रहे हैं तो हमारे पास, बिकॉज टेराफॉर्म को नहीं पता कि अगर ये एरर आने पे ये इसका फॉल बैक होगा या ये पर्टिकुलर एरर आने पे ये इसका फॉल बैक होगा, उसको नहीं पता। तो इसलिए वो हमारे को दो ही ऑप्शन देता है, या तो मैं इसके बाद स्टॉप कर जाऊं या तो इस एरर को कंटिन्यू करके मैं आगे बढ़ जाऊं। इसके अपार्ट जैसे आप मान लो आपको यहां से कुछ करना है तो आप यहां से कर्ल भी हिट कर सकते हैं। अगर मान लो कुछ APIs हिट करनी है तो आप यहाँ से कर्ल डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी करना है तो बेसिकली हम यहाँ से जो नॉर्मल अपना काम है वो कर सकते हैं। इसके बाद टेराफॉर्म में एक फंक्शनलिटी और होती है, कई बार हमको क्या होता है कि हमें टेम्पलेट्स रेंडर करनी होती है,
कि हमारे कोई भी टूल है उस सेकेंडरी टूल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें टेम्पलेट चाहिए होती है। तो ये हमारे टेम्पलेटिंग की फैसिलिटीज भी देता है, जहां पे हम बता सकते हैं कि भाई ये हमारे टेम्पलेट का फॉर्मेट है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक टेम्पलेट का फॉर्मेट है, सो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि ये टेम्पलेट का फॉर्मेट है, इस टेम्पलेट के फॉर्मेट में आप वेरिएबल रेंडर करवा दीजिए। तो बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा टेराफॉर्म है वो इस फाइल को ऑटोमेटिकली रेंडर करवा देगा, और जो भी हमारे पास वैल्यूज जनरेट हुई है, जैसे होता क्या है कि जैसे मेरे को एक EC2 मशीन बनानी है, अब उस EC2 मशीन को मेरे को नाइफाई कॉन्फ़िगर करना है, तो नाइफाई कॉन्फ़िगर टेराफॉर्म नहीं कर सकता, उसको एनिसेबल से ही करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वो एक फाइल रेंडर करवा सकते हैं एनिसेबल के लिए, जिससे एनिसेबल को पता चल जाए कि उसको कौन सी IP पे जाके हिट करना है, कौन सी IP पे जाके कॉन्फ़िगर करना है। तो ये टेम्पलेट्स भी रेंडर करवा सकता है। इसके अपार्ट टेराफॉर्म से हम क्या कर सकते हैं कि कई सारे इन्वायरमेंट्स भी बना सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास मान लो एक इन्वायरमेंट डेवलपमेंट का बनाना है जिसमें कोई चीज थोड़ी सी अलग होगी, एक प्रोडक्शन का बनाना है, एक स्टेजिंग का बनाना है, तो मैंने क्या करा, मॉड्यूल्स अपने सारे अलग बना लिए। अब उस मॉड्यूल्स के ऊपर मैंने 3 इन्वायरमेंट्स बना ली, एक डेवलपमेंट की मेन फाइल बना ली, एक मैंने बना ली प्रोडक्शन की मेन फाइल, एक बना ली मैंने स्टेजिंग की मेन फाइल। तो अब क्या होगा, मैं इससे जो मेरी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से इसको ट्रिगर कर सकता हूँ। अगर मेरे को स्टेजिंग बनाना है तो मैं स्टेजिंग ट्रिगर कर सकता हूँ, मेरे को प्रोडक्शन बनाना है तो प्रोडक्शन कर सकता हूँ, डेवलपमेंट बनाना है तो डेवलपमेंट कर सकता हूँ। ये फंक्शनलिटी भी ये देता है मेरा टेराफॉर्म। अब इसके बाद अतुल, एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे कि जो इसमें अपनी कोई, जैसे मैं थर्ड पार्टी टूल अगर यूज करना है स्क्रिप्टिंग के लिए, इसके अपना भी कुछ है क्या इसमें? अगर हम कुछ स्क्रिप्ट रन करना है, कुछ कमांड रन करना चाहते हैं, हाँ, तो हम एक केवल को, हाँ, जैसे मेरे पास मान लो एक मेरे को कोई कमांड मतलब कुछ भी मैंने अपनी स्क्रिप्ट बनाई है, उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक मॉड्यूल बना सकता हूँ, अपना कस्टम मॉड्यूल बना लिया, उस मॉड्यूल के अंदर मैंने नल रिसोर्स डिफाइन करके वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवा दी, जैसे अभी दिखाया था मैंने नल रिसोर्स का। वो शेल वाला एग्जांपल दिखा ना? हाँ, शेल वाला, जैसे मैं दिखाता हूँ दोबारा। हाँ, शेल वाला की मैं उसी की बात कर रहा था। जो शेल वाला है ना, जैसे उस पे कहता है एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। हाँ, जो हम शेल स्क्रिप्ट में लिखेंगे, जो कमांड है, हाँ, उसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। राइट। मेरा ये क्वेश्चन है कि वो हम अवॉइड करके इसमें नहीं, हाँ, देखो वो टेराफॉर्म जो के कमांड हम शेल, राइट, टेराफॉर्म उसके लिए अपने कई सारे मॉड्यूल्स देता है, जो टेराफॉर्म के अपने मॉड्यूल्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका किसी मॉड्यूल से काम चल जाता है, तो वो मॉड्यूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे गिटलैब का मॉड्यूल टेराफॉर्म ऑलरेडी देता है, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर है उन सबका मॉड्यूल ऑलरेडी देता है, और कई सारी चीजें कॉन्फ़िगर करने के टेराफॉर्म मॉड्यूल्स ऑलरेडी दे रहा है। तो हम या तो वो यूज कर लें, बट अनटिल अनलेस हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ना हमारे पास कोई पब्लिक मॉड्यूल अवेलेबल है, ना ही हमारे पास कुछ भी नहीं अवेलेबल, देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि हम लोग अपनी स्क्रिप्ट लिख के वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवा दें। तो मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है, उनसे हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है जो मॉड्यूल्स इन्होंने दिए हैं? हाँ, 90% रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट हो जाती है। जैसे हमको एक टास्क बचा था कि मतलब हमको की क्लॉक में यूजर्स क्रिएट करने थे ऑटोमेटिकली। जब भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो, हमारे पास 5 एडमिन यूजर हैं, वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएंगे हमारे की क्लॉक पे। तो वो चीज की क्लॉक देता नहीं है, बिकॉज की क्लॉक की मतलब सॉरी टेराफॉर्म की क्लॉक के लिए कोई मॉड्यूल नहीं है। तो हमने क्या करा, उसके लिए कस्टम जार लिख दिया, और उस जार को हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं। वेरिएबल्स देखे कि हमारा डोमेन नेम क्या है, लॉगिन आईडी क्या है, लॉगिन पासवर्ड क्या है, वो ऑटोमेटिकली वो यूजर्स क्रिएट कर देता है जाके। ओके। बिकॉज उसके लिए हमारे पास कोई, मेरे को एक डाउट है। जैसे हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक सिनेरियो सिनेरियो ये है कि मैंने एक EC2 इंस्टेंस बनाया, राइट, उसमें इलास्टिक आईपी असाइन करवाई, तो इलास्टिक आईपी तो डायनामिकली आएगी। नहीं, तो हमें नहीं, नहीं, दो चीज होती है। मतलब एक तो हमने पब्लिक आईपी असाइन करी जो डिफॉल्ट आएगी। तो जो डिफॉल्ट, अब जैसे मान लो मैं यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं उसी में चले जाता हूं जहां पे हम लोग थे अभी। जैसे मैंने यहां से ये इंस्टेंस बनाता मैं। अब मेरे को मान लो आप कह रहे हैं कि इस वाले इंस्टेंस से मेरे को एक पब्लिक आईपी मिलती, और ये पब्लिक आईपी मेरे को कहीं और यूज होती, कहीं और यूज करनी होती, कहीं और कंज्यूम करनी होती, राइट? तो मैं क्या करूंगा, तो बेसिक कुछ नहीं करना, तो मेरे को ये AWS इंस्टेंस डॉट, जो मैंने ये इंस्टेंस का नाम दिया है वो डॉट पब्लिक आईपी, जो मेरी इस इंस्टेंस को मिली है। अब मैं इसको एज अ वेरिएबल जो मैं बाद में इसको काम में ले सकता हूं। ठीक है, गॉट इट। और चाहे तो आप इलास्टिक आईपी बनाकर इसको इलास्टिक आईपी अटैच कर सकते हैं। तो वो बेसिकली एक रिसोर्स है, वो जितने भी चीजें बनाती है वो सारी आउटपुट कर देती है। ठीक। अब एक चीज और, जैसे टेराफॉर्म TF स्टेट क्या रहती है, तो टेराफॉर्म TF स्टेट क्या करती है कि जितना भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो बेसिकली यहाँ पे स्टोर करवा लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, तो बेसिकली ये देखेंगे हमने इसमें यहाँ पे 194 रिसोर्सेज क्रिएट करी हैं। अब मैं पहली रिसोर्स पे जाऊं, तो पहली रिसोर्स मेरी इसमें तो कोई काम का डेटा नहीं है, थोड़ा अंदर चले जाता हूँ।
जैसे ये मेरी रिसोर्स थी, EC2 बना रहा था ये मोंगो मूवमेंट के लिए, तो अब इसने इंस्टेंस में देखें तो इसने एक इंस्टेंस बनाई है। अब उस इंस्टेंस के अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसका CIDR ब्लॉक क्या था, ये सब मैं कंज्यूम कर सकता हूँ एक्सटर्नल आउटपुट वेरिएबल में लेके, और उसका किस पोर्ट से किस पोर्ट तक के लिए IP व्हाइट लिस्टेड थी, सारी चीज वो यहाँ पे मेरे को इन्फॉर्मेशन में दे देगा। तो अब टेराफॉर्म जो TF स्टेट है वो बेसिकली कंटेन करती है कि बेसिकली मेरा एट पर्टिकुलर टाइम मेरे इन्वायरमेंट की स्टेट क्या है। अब अगर मैं इसमें एक नया मॉड्यूल ऐड करके अप्लाई करता हूं तो वो सारे पहले क्या करेगी, पूरी इस स्टेट को मेरी AWS की स्टेट से मैप करेगी कि क्या मेरी AWS की स्टेट स्टिल इस वाली स्टेट से सेम है। अगर उसे स्टेट में कोई डिफरेंशिएट लगेगा तो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा वो वहां पे रिक्रिएट कर देगी जाके। अगर मान लो मेरे पास एक नई IP आ गई, अब मैं मैनुअली उस IP को ऐड नहीं करना चाहता, मतलब मेरे VPN सर्वर, मैंने पहले पास 4 मेरे पास VPN सर्वर थे, अब मेरे पास 5 VPN सर्वर हो गए। तो अब मैंने क्या करा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, टेराफॉर्म के अंदर जाके जो मैंने VPN सर्वर की लिस्ट पास करी है उसमें मैंने एक IP बढ़ा दूंगा और मैं अप्लाई कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि जो मेरा AWS का क्लाउड स्टेट है उसमें VPN की IP 4 है, लेकिन मेरे पास जो लोकल स्टेट है उसमें VPN की IP 5 है, तो ऑटोमेटिकली वो एक IP यहां से उठा के वहां पे अपेंड कर देगा जाके। हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो रिफ्रेश करके चेक कर लेगा कि सेम है कि नहीं सेम है। तो बेसिकली उसका मेन जॉब ये रहता है कि जो हमने कोड में लिखा है और जो हमारा क्लाउड में एक्चुअल इंफ्रा है वो दोनों सेम स्टेट पर हैं किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने प्लान कमांड होती है, टेराफॉर्म प्लान। अब प्लान कमांड क्या करती है कि प्लान हमारी कमांड ये बोलती है कि आपने जो कोड लिखा है उस कोड के हिसाब से कितनी रिसोर्सेस AWS में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और कितनी हमको क्रिएट करनी पड़ेगी, कितनी हमें डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। तो व्हेनेवर हम टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं तो ये हमको एक रिपोर्ट बना के देता है, उस रिपोर्ट में बता देता है कि 10 रिसोर्सेस है जो हमें डिस्ट्रॉय करनी है, 5 रिसोर्सेस है जो हमें क्रिएट करनी है, या 5 रिसोर्सेस है जो हमें मॉडिफाई करनी है। तो ये बेसिकली हमें बता देगा कि आप जो ये अप्लाई करोगे तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके क्लाउड इंफ्रा पे। सेकेंड चीज होती है अप्लाई करना, जो अप्लाई करने से पहले भी वो आपको एक प्लान बता देता है कि भाई मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, इसमें से ये चेंजेस आपके होंगे, जिसमें से मैं इतनी रिसोर्सेज को मॉडिफाई करूंगा, इतनी न्यू रिसोर्सेज क्रिएट करूंगा। डिस्ट्रॉय में क्या होता है कि हम टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा, हमारा पूरा क्लाउड इंफ्रा को डिस्ट्रॉय कर देगा और हमारा एक रोल बैक कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब डिस्ट्रॉय में ये भी होता है, अब इनके साथ इन रिसोर्सेज का एक चीज ये भी होती है कि या तो हम पूरे वन गो में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अप्लाई कर लें, और या तो अगर हम स्टेज बाय स्टेज अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब हम जो अप्लाई की कमांड है उसमें मॉड्यूल का नाम पास कर दे तो वो बेसिकली उसी मॉड्यूल को अप्लाई करेगा, और या फिर उस मॉड्यूल के ऊपर जितने ही मॉड्यूल डिपेंडिंग होंगे उन्हीं मॉड्यूल्स को अप्लाई करेगा, बाकी सारे मॉड्यूल्स को छोड़ देगा। सेम चीज अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज डिप्लॉय करनी है तो हम उसी मॉड्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वो सिर्फ उसी मॉड्यूल और उसकी डिपेंडेंसीज को डिस्ट्रॉय करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अब डिबगिंग के लिए टेराफॉर्म में टेराफॉर्म कंसोल आता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम हमारे पास तब आती है कि मान लो हमारा एक मॉड्यूल कुछ आउटपुट कर रहा है, सेकंड मॉड्यूल में हमें देना है, लेकिन हमको नहीं पता कि वो आउटपुट क्या कर रहा है या उसके अंदर सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम टेराफॉर्म कंसोल लगा के उसके अंदर वेरिएबल का नाम डाल सकते हैं, तो हमें उस वेरिएबल की बता देगा कि भाई इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है। तो बेसिकली वो डिबगिंग का काम आता है कि कहाँ पे किस इंस्टेंस पे कौन सा वेरिएबल क्या वैल्यू कंटेन कर रहा है, उस सब चीजों के लिए। बस मेरे ख्याल से टेराफॉर्म शायद स्टेट मैनेजमेंट करता है, जो उसकी .terraform फाइल बनती है। हाँ, ये जो terraform.tf स्टेट, हाँ, terraform.tf स्टेट फाइल बनाता है, इस फाइल के अंदर वो सारी स्टेट रखता है कि क्लाउड की क्या स्टेट, मतलब मेरी लोकल स्टेट क्या है और क्लाउड की स्टेट क्या है। तो जब भी हम कोई भी terraform अप्लाई करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारी लोकल स्टेट को क्लाउड की स्टेट से कंपेयर करता है कि मेरे पास लोकल में इतनी मशीन्स प्रेजेंट है, क्लाउड पे इतनी है कि नहीं है, और जो चेंजेस होते हैं उनको मर्ज कर देता है। अगर यहाँ पे ज्यादा है तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, कम है तो क्रिएट कर देगा, कुछ मॉडिफाई करना होगा तो मॉडिफाई कर देगा। अब हमारे पास एक चैलेंज और आता है इसमें कि जो टेराफॉर्म की स्टेट फाइल है वो अगर मैंने लोकली चलाया तो मेरे पास टेराफॉर्म TF स्टेट लोकली बनी। अब मान लो आज की डेट में मेरे किसी टीम मेंबर ने कुछ चेंज करा तो वो चाहता है कि वो भी टेराफॉर्म अपने आप से अपडेट कर दे, उसे मेरे पास ना आना पड़े। तो बेसिकली उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जो टेराफॉर्म की स्टेट फाइल है उसको हम कहीं S3 बकेट में भी स्टोर करवा सकते हैं, या फिर हम उसको AWS DynamoDB का भी सपोर्ट है तो उस फाइल को हम DynamoDB में भी रख सकते हैं, और या तो हम उस फाइल को लोकली रख के शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास टेराफॉर्म TF स्टेट फाइल है, मैं इस फाइल को शेयर कर देता हूँ तो जो दूसरा बंदा चलाएगा उसको भी सेम स्टेट मिल जाएगी टेराफॉर्म की, और अदरवाइज हम लोग S3 में स्टोर कर सकते हैं या DynamoDB का हमारे पास ऑप्शन देता है टेराफॉर्म। तो जो टेराफॉर्म की जो डिस्ट्रॉय कमांड होती है वो अपने उसी स्टेट से चेक करके ही पूरा वो डिस्ट्रॉय करता है, जो भी इसमें अपने टेराफॉर्म हर कमांड चलाने से पहले अपनी स्टेट को AWS की स्टेट से कंपेयर करता है और जो फिर चेंजेस आएंगे उसे डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन हम कोई चीज डिस्ट्रॉय मतलब बेसिकली उसको डिस्ट्रॉय करना ही चाह रहे हैं तो फिर हम लोग उसको नॉर्मली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नहीं, जैसे POC के लिए मैंने बनाया कुछ AWS इंस्टेंस बनाया, और मैंने चाहता हूँ कि वो POC के बाद जो उसको जो डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ कंप्लीट जो भी मैंने बनाई थी, तो उस केस में राइट। अब हाँ, इसमें अब मतलब ये प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मान लो आपने एक EC2 मशीन बनाई, एक EC2 मशीन किसी और बंदे ने बनाई, अब आप सोच रहे हो कि आपने डिस्ट्रॉय चला दिया, क्या उसकी मशीन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी? तो वैसा नहीं होगा। जो आपके टेराफॉर्म स्टेट के अंदर होगी वही मशीनें डिस्ट्रॉय होंगी। जो हमारे टेराफॉर्म स्टेट में जितनी चीज रहेगी वो उसी को डिस्ट्रॉय करेगा, बाकी को छोड़ देगा। ये तो ठीक है।
और कोई क्वेश्चन है किसी को? हेलो, नहीं क्लियर है। बाकी पता नहीं बाकी जो पूछ रहे हैं। फिर एंड करते हैं हम लोग, अगर मतलब ये क्वेश्चन नहीं है तो फिर किसी को कुछ हो तो मेरे को पिंग भी कर सकता है। ठीक है, चलो फिर, है ना? ठीक है, तो बहुत बढ़िया सेशन रहा, बहुत थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।